दोस्तों स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। आज आपके लिए लेकर के आए हैं पार्ट एनटीपीसी का पिछला पेपर में पार्ट नंबर 185 और इससे पहले हम 184 यानी कि बहुत सारे पार्ट्स करवा चुके हैं और उन सभी की हमने प्लेलिस्ट बना दिया है और सभी को हमने क्रम से लगा दिया है। तो वहां से आप देख सकते हो या फिर इसी वीडियो के अंत तक मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, वहां से भी आप आसानी से देख सकते हो। दोस्तों इसमें हम कवर करेंगे मैथ्स और रीजनिंग के वे सारे क्वेश्चंस जो एनटीपीसी में पिछले बार पूछे गए थे, उनका सोल्यूशन देखेंगे, साथ ही ट्रिक से समझेंगे और कोई ऑप्शन से सॉल्व करने वाला क्वेश्चन आएगा तो ऑप्शन के माध्यम से भी हम समझने की कोशिश करेंगे। तो वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। अगर चैनल पे अभी तक नए हैं, सब्सक्राइब नहीं किया तो आपसे रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन भी दबा लीजिए ताकि जब भी हमारी अगली वीडियो आए आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए और आप वीडियो को सबसे पहले देख पाएं। पहला क्वेश्चन है आज का, ये जहां से हमने छोड़ा था उसके आगे से ही क्वेश्चन को कवर कर रहे हैं। तो 45 से छोड़ा था, 46 नंबर पे देखो ये क्वेश्चन है, मैथ्स रीजनिंग ले रहे हैं। यदि 15 सीट्स वाली एक पुस्तक की 100 प्रतियां जो कॉपीज हैं बनाने के लिए 26 रिम कागज की आवश्यकता होती है, तो 13 सीट्स वाली पुस्तक की 750 प्रतियां बनाने के लिए कितने रिम कागज की आवश्यकता होती है। दोस्तों ये क्वेश्चन ठीक वैसे ही है कि इतने लोग मिलकर के किसी काम को इतने दिन में करते हैं या इतने काम कर डालते हैं, तो ठीक वैसे ही क्वेश्चन है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, टोटल सीट्स कितनी दी हैं 15, तो आप लिखोगे 15 और कितनी प्रतियां बनती हैं तो 100, तो यहाँ पे लिख दो आप 100। रिम कितने यूज होते हैं तो नीचे लिख दो 26 यूज होते हैं। बराबर में 13 सीट्स बताना है तो 13 सीट्स दिया गया है तो 13 गुणे में और 750 प्रतियां बनती हैं तो 750 लिख दो। अब कह रहा है कितने रिम की कागज की आवश्यकता होती है, तो हमें नहीं पता तो हम x मान लेंगे उसको। ठीक है, अब आगे देखो तो काट सकते हो आप, 15 कम 15, 15 पन्ना 75 यानी कि आ जाएगा ये 50 हो जाएगा, और 50 एक कम 50, 50 दूनी 100। फिर देखो 2 एक कम 2, 2 एक कम 13, तो यह कह सकते हो 1/13 बराबर में 13 बटे में x आ जाएगा। तो अगर इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कराओगे तो ये हो जाएगा x इक्वल में 13 गुणे में 13, तो 13 तरह हम 169 हो जाएगा 169। तो जो रिम की आवश्यकता होगी वो 169, जो कि ऑप्शन नंबर तीसरे में देख रखा है, यही करेक्ट आंसर हो जाएगा। वह छोटी छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 1391 से घटाए जाने पर शेष के रूप में प्राप्त संख्या को 7, 9, 11 से विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में शेष फल 3 प्राप्त हो। देखो दोस्तों इसमें कहना ये चाहता है कि हमारे पास 1391 एक नंबर है, ठीक है, इसमें से हम इन ऑप्शन में से क्या घटा दें इनको लेकर के, कि जब घटाने पर, जैसे मान लो कि मैं पहला ऑप्शन लेता हूं कि एक आंसर आएगा तो 1391 में एक हम घटा देंगे तो कितना बचेगा 1390 बचेगा। अब कह रहा है जो नंबर बचेगा ये नंबर अगर हम 7, 9, 11 किसी से भी डिवाइड करेंगे तो शेष हमेशा क्या आना चाहिए 3 आना चाहिए, ऐसा कह रहा है क्वेश्चन। तो मैंने ऑप्शन पहला ही ले लिया, मैं मान के चलता हूं कि ऑप्शन पहला सही है। अब इसको चेक करते सही है या फिर नहीं है। तो देखो एक घटा दिया तो कह रहा है ना घटाए जाने पर, तो 1390 बचा। अब 1390 है, कह रहा है कि अगर हम भाग देते हैं 7 से तो 3 शेष बचेगा, तो जो 3 शेष बचता है दोस्तों उसको पहले ही आप हटा दो, तो ये 1300 कितना हो जाएगा 1387 हो जाएगा। अब ये शेष चूंकि हमने हटा दिया है तो 7 से विभाजित हो जाना चाहिए संख्या, या 9 से और 11 से, तीनों से विभाजित हो जाना चाहिए। तो चलिए चेक करते हैं 9 वाले की क्या प्रायोरिटी होती है। तो देखो 9 वाले की ये होती है कि विषम स्थानों पर योग माइनस सम स्थानों पर योग। जैसे 7, 3 कितना हो गया 10 माइनस 8, 1, 9, तो यहाँ तो देखो एक आ गया शेष, तो एक तो बचना नहीं चाहिए, या तो 0 बचे या 9 से डिविजिबल बचे। तो इसका मतलब 9 से डिवाइड नहीं हो रहा है, तो जब नहीं हो रहा तो बाकी से हो भी जाएगा अगर 7, 11 से, तो भी हम नहीं मानेंगे, यानी कि ऑप्शन पहला गलत है। अब हम मान के चलते हैं क्योंकि छोटी छोटी संख्या बोला है तो हमने एक लिया था, अब इससे छोटी आप 2 ले लो, तो 2 अगर हम इसमें से घटा देंगे तो 2 घटाएंगे तो कितना आएगा 1300 आ जाएगा 89, और 89 3 शेष कह रहा है, 3 और एक्स्ट्रा होगा तो 3 भी हटा दो, तो कितना बचेगा 1386। अब इस 1386 को डिवाइड करो 7 से, 9 से, 11 से, तो हम वही काम करते हैं, पहले चेक करते हैं 9 से डिविजिबल है कि नहीं। तो देखो 6, 3, 9 माइनस 8, 1, 9, तो देखो 0 आ रहा है, इसका मतलब ये नंबर 9 से डिवाइड है। अब हमें 9 से डिवाइड मिल गया तो कुछ थोड़ा सा आश्वस्त हुए। अब 7 से चेक करो तो देख लेते हैं 7 से, 7 एक कम 7, 6 बचा, तो ये हो जाएगा 7, 8, 7 नहीं 63 हो जाएगा, 5 बटा, तो 7, 8, 56, यानी कि 7 से भी कट जाएगा, 9 से भी कट जाएगा। अब 11 से चेक करो इसको, तो 7 हटा दो 11 से चेक करो तो 11 एक कम 11 होता है, 2 बचा, 11 दूनी 22, 6 बचा, 11 छक 66। इसका मतलब पूरा नंबर हमारा कट रहा है, तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर इसका तीसरा ही वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो
अगला क्वेश्चन है, देखो दोस्तों क्रम पे मत जाइएगा, आप कहेंगे अब 51 कैसे आ गया, तो हम केवल मैथ्स और रीजनिंग की क्वेश्चंस को ले रहे हैं। बीच में जो क्वेश्चन मिल रहे हैं करंट अफेयर, जीएस जीके, उनको हम करवा चुके हैं, इसलिए हम उनको छोड़ रहे हैं। हम केवल मैथ्स रीजनिंग सॉल्व करेंगे, इसलिए 51 नंबर आ गया। तो दिए गए संख्या युग्मों में से असंगत संख्या युग्म का चयन करिए, यानी कि इनमें से जो अलग कंबाइन हो रहा है, अलग उसका एक सीक्वेंस है, उसको बताना है। तो देखो 13 और 17 की अगर हम बात करें, तो यहाँ पर देखो दोनों ही क्या है, ऑड नंबर है या प्राइम नंबर कह सकते हो। 3 और 5 में दोनों ही देखो प्राइम नंबर है ना, अभाज्य संख्या है। अब देखो 23 और 29 ये भी अभाज्य संख्या हैं, लेकिन यहाँ पर 25 क्या है, तो 25 5 से भी कट जाता है और 25 से भी कट जाता है। इसका मतलब क्या है कि ये अभाज्य तो है, साथ ही साथ विषम भी है, तो इसलिए ये गलत हो गया। तो बस यही हमें गलत ही बताना था, तो ऑप्शन नंबर इसका पहला ही से उत्तर हो जाएगा। एक प्रश्न और 3 कथन फर्स्ट, सेकंड और थर्ड दिए गए हैं, बताएं कि प्रश्न का उत्तर देने के लिए कौन सा कथन पर्याप्त है। तो देखो कथन यानी कि स्टेटमेंट क्या देख रखा है, ए बी सी डी और ई में से कौन सबसे छोटा है, ये हमारा क्वेश्चन है। अब हम कथन देखते हैं, फिर देखते हैं ये कर पाते हैं कि नहीं, यानी कि इन तीनों कथन को मिलाकर या दो कथन, किसी भी कथन को मिलाकर इसका जवाब हमें मिलेगा या फिर नहीं। तो चलिए देखते हैं, हमें बताना है सबसे छोटा कौन है। तो पहला कथन देखो, ए ई से छोटा है लेकिन डी से लंबा है, तो मैं इधर की तरफ बढ़ते क्रम में लिखता हूँ उनकी लंबाई, जैसे ऐसे फिर ऐसे फिर ऐसे, इस क्रम में मैं लिखता हूँ उनको, ठीक है। यहाँ से देखो ए ई से लंबा है, तो इसका मतलब ए इधर होगा और ई लगभग यहाँ पर होगा। आगे कह रहा है लेकिन डी से छोटा है, ए ई से तो लंबा है लेकिन डी से छोटा है, इसका मतलब डी और भी ज्यादा बड़ा होगा। अगला कह रहा है बी सी से छोटा है लेकिन ई से लंबा है, तो ई से लंबा है कौन, बी, लेकिन बी जो है सी से छोटा है, तो सी मतलब यहाँ कहीं होगा, यानी कि ए के बीच ए यहाँ होगा, सी यहाँ पर, कुछ ऐसे होगा। आगे कह रहा है डी सी से लंबा है, अब जो डी है वो सी से तो लंबा है, ऑलरेडी इधर लिखा है, और ए जो है बी से लंबा है, तो बी से लंबा ए है, देखो यहाँ पर है। अगर हम इसको इस प्रकार से लिखें कि डी ए सी बी और ई, तो इस क्रम पे बनेगा। अब क्वेश्चन हमारा था कि सबसे छोटा कौन है, तो आप बताओ सबसे छोटा कौन है, ई है, तो हमें पता चल गया ना कि सबसे छोटा कौन है। लेकिन पता कैसे चला, जब जब हमने इन तीनों ही कथन को पढ़ा है, तो तीनों कथन पर्याप्त हैं उत्तर ढूंढने के लिए, तो इसलिए कथन फर्स्ट सेकंड थर्ड ये अपर्याप्त लिखा है, ये गलत छोड़ दो। इसमें से कह रहा है फर्स्ट सेकंड थर्ड पर्याप्त है, तो ऑप्शन नंबर इसका दूसरा ही करेक्ट हो जाएगा। तो उम्मीद है आप इसको समझ गए होंगे। अगला क्वेश्चन है, दो रेलगाड़ियां एक ही समय पर दो स्टेशनों से चलना शुरू करती हैं और क्रमशः 20 किलोमीटर प्रति घंटे और 25 किलोमीटर की चाल से एक दूसरे की ओर बढ़ती हैं। यानी कि देखो एक गाड़ी इस तरफ चलती है और दूसरी गाड़ी यहाँ से चल के इस तरफ चलती है, तो जब ये चलती हैं और आपस में मिलेंगी कहीं पर, भाई ये भी आ रही इधर, ये भी आ रही है, तो रास्ते में कहीं पर मिलेंगी, और जहां पर मिली तो क्या देखा गया कि एक रेलगाड़ी ने दूसरी रेलगाड़ी की तुलना में 80 किलोमीटर अधिक दूरी तय की। दोनों स्टेशनों के बीच की दूरी बताना है, यानी कि जैसे मान लो कि ये गाड़ी अगर 100 तय करेगी, तो ये तय कर रही है 180, माना गया थोड़ी देर के लिए, तो इसका मतलब 80 किलोमीटर का अंतर आ गया ना। तो बताना है कि यहाँ से लेकर इस दूरी को से लेकर जहां से ट्रेन चली थी और ये दूरी जहां से ये वाली ट्रेन चली थी, दोनों के बीच की जो दूरी है, डिस्टेंस है, ये कितनी है ये बताना है। तो चलिए बहुत ही आसानी से समझते हैं इसको। तो देखो दोस्तों, मान लेता हूं मैं कि एक ए गाड़ी है ए, दूसरी है बी। ए की स्पीड है पहले वाली की 20 और दूसरी वाली की है 25, तो ये इनकी चाल है दोस्तों। तो आप बताओ जो ज्यादा स्पीड से चलेगी वो ज्यादा दूरी तय करेगी, ये तो होगा भाई। अगर आप धीरे चलोगे तो कम दूरी तय करेगी। जैसे ए गाड़ी 20 की स्पीड से चलती है तो 1 घंटे में 20 किलोमीटर जाएगी, और ये 25 के हिसाब से चलती है तो 1 घंटे में ये 25 किलोमीटर जाएगी। इसका मतलब ये ज्यादा जाएगी क्योंकि इसकी चाल ज्यादा है। तो हमारे हिसाब से इनके बीच की अंतर कितना आएगा, चाल का, जो चाल का अंतर होता है वही उनकी दूरी का अंतर होता है, ठीक है। तो हमारे हिसाब से कितना का अंतर, 25 माइनस 20 यानी कि 5 का अंतर। हमारे हिसाब से 5 किलोमीटर एक्स्ट्रा तय कर रही है ये वाली गाड़ी, लेकिन क्वेश्चन के हिसाब से 80 किलोमीटर। तो 5 की वैल्यू 80, तो 1 की वैल्यू काट दोगे, 80/5 करोगे तो कितना आ जाएगा, 16 आएगा। तो यहाँ पर लिख दो 16, तो 1 की वैल्यू हो जाएगी 16। अब अगर मैं इसकी दूरी निकालना चाहूँ तो देखो 1 की वैल्यू 16 है, तो 20 की वैल्यू क्या हो जाएगी भाई, गुणा 16 से करा दो, तो ये हो जाएगा कितना, 16 दूनी 32 यानी कि 320 किलोमीटर। तो ये रेलगाड़ी चली यहाँ पर 320 किलोमीटर। अब ये गाड़ी भी तो चलेगी, क्योंकि इसकी स्पीड ज्यादा है तो ये और ज्यादा दूरी तय करेगी। तो यहाँ पर देखो अब 1 की वैल्यू 16 थी, तो यहाँ पर 25 की वैल्यू क्या हो जाएगी, तो 16 गुणे में 25 करा दो, 25 छक्का 150 होता है, और 25 से कम 25 और 15 40 हो जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे
40 400। तो देखो ज्यादा तेज चल रही थी गाड़ी, उसने 400 किलोमीटर तय किया, जो धीरे चल रही थी उसने 320 किलोमीटर तय किया। तो बताना क्या है कि उनकी बीच की दूरी, तो भाई देखो इतनी इसने तय करी 400 किलोमीटर और 320 इसने तय करी, तो टोटल बता दो। तो इसको जोड़ दो, अब 4 3 7 720 आएगा। तो ऑप्शन नंबर चौथा वाला करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा, यहीं से आप देख सकते हो। तो बहुत ही आसान होते हैं इस टाइप के क्वेश्चंस, बस जितना ज्यादा प्रैक्टिस करते जाओगे उसी हिसाब से आपको ये क्वेश्चंस आने लगेंगे। तो अगर आप वीडियो को शुरू से देखते हो या लगातार पार्ट्स आप देख लेते हो तो सारे टाइप के आपको फॉर्मूला या चैप्टर्स वगैरह जो भी हैं वो रनिंग में आपके क्वेश्चंस आ जाएंगे और आप देखते ही आप क्वेश्चन का आंसर देने लगोगे। इतनी प्रैक्टिस हो जाएगी अगर आप सारे पार्ट्स देख लेते हो। और जो लोग लगातार हमारे साथ जुड़े हैं उन्हें पता भी होगा कि बहुत सारी नई नई ट्रिक उन्हें पता चल गई होंगी और बहुत सारे करंट अफेयर के क्वेश्चन जो हमने करवाए थे उन्हें वो भी पता चल गया होगा। तो दोस्तों चैनल पे नए नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि बहुत मेहनत लगती है वीडियो बनाने में और अगर एक सब्सक्राइब मिलता है तो बहुत ही मनोबल प्रदान होता है आप लोगों की वजह से। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। दिए गए आंकड़ों के माध्य और माध्यिका का योग ज्ञात करिए। तो देखो पहले हमें माध्य निकालना है, इसके बाद माध्यिका निकालना है, या जो भी आपको आसान लगे आप निकाल सकते हो, कोई जबरदस्ती नहीं है। तो माध्य के लिए मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले इनको मैं माध्यिका निकाल लेता हूँ, क्योंकि जोड़ना वैसे ही पड़ेगा तो मुझे आसान लग रहा है, इसलिए मैं माध्यिका पहले निकालता हूँ। दोनों को जोड़ना है तो माध्यिका देखो, माध्यिका के लिए सबसे पहले आपको क्या करना है कि इनको आरोही क्रम पे लगाओ। तो सबसे छोटा इनमें से नंबर क्या है, तो आप कहेंगे सबसे छोटा है 10, तो आप लिख दो यहाँ पर 10। इससे बड़ा कौन है, तो ये है 12, तो 10 और 12, 12 से बड़ा अगला नंबर देखो ये है 14, तो लिखेंगे 14। फिर 16 आएगा 16, फिर आएगा यहाँ पर 18, तो 18 लिख दो, ठीक है। इसके बाद देखो यहाँ पर लिखा है 20, तो लिखेंगे 20। फिर अगला है 26, तो यहाँ लिखोगे आप 26। इसके बाद आगे लिखा है 28, तो आप लिख दो यहाँ पर 28। अब चेक करो कोई रह तो नहीं गया, तो टर्म्स काउंट कर लेते हैं कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। 1 2 3 4 5 6 7 और 8 हो गए। तो माध्यिका के लिए क्या करते हैं दोस्तों, बराबर बराबर दोनों तरफ से हटा दो। 3 हमने आगे से हटा दिए, 3 पीछे से हटा दो यहाँ से, तो क्या बचे लास्ट में 2 बचे। तो दोनों को जोड़ दो, 16 दूनी 32 और 34, 34 का आधा, तो जो भी आ रहा है उसका आधा कर दो, तो कितना हो जाएगा 17। तो बस यही हमारा क्या हो जाएगा माध्यिका। तो पता चल गई हमें माध्यिका कितनी है, तो ये हो जाएगी माध्यिका हमारी 17। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ माध्यिका को कितना आ गया 17। अब देखो माध्य के लिए हम क्या करते हैं, तो पदों का योग कर लो, सबको जोड़ लो आप और जितनी संख्या उनसे डिवाइड कर दो। तो मैं 8 4 12, 12 6 18, 18 8 26 और 26 6 हो जाएगा यहाँ पर 32, 32 2 34, तो लिखेंगे 4, यहाँ पर बचेगा 3। फिर आगे देखो 2 1 3 2 5 7 8 9 10 और 11, 11 3 14, तो यहाँ लिखेंगे 14। अब कितने टर्म्स है, तो देखो कितने थे 1 2 3 4 5 6 7 और 8, तो 8 से आप भाग दे दो, तो 8 एकम 8 हो जाएगा, 8 6 14 6, तो 8 8 64 हो जाएगा। तो 8 18 8 144 होता है। तो देखो हमारे पास जो माध्यिका आई थी वो तो 17 आई थी और माध्य आया था इसका 18, तो डायरेक्ट आप जोड़ लो, 17 प्लस 18 हो जाएगा 35, तो 35 से उत्तर हो जाएगा। अगर आप नहीं कर पा रहे हो तो ऐसे कर लो, 17 प्लस का 18, 8 7 8 7 15, 1 1 2 1 3, तो 35 हो जाएगा। सही उत्तर हमारा क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा चौथा वाला। और देखो ऑप्शन में दोनों देख रखा है, 18 भी देख रखा है, 18 भी और 17 भी देख रखा है, ठीक है, टोटल भी देख रखा है। तो कितना होशियारी से उन्होंने दिया है इसके ऑप्शंस। तो इस प्रकार से हमें बहुत ध्यान से करना होता है, जल्दबाजी नहीं करनी होती है। चलिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है स्तनधारी चीता और गाय इनमें से क्या संबंध है। तो देखो जरा, अगर स्तनधारी की हम बात करें तो उसमें चीता और गाय दोनों की बात हो रही है। यानी कि अगर मैं कह दूं कि एक गोला ये पूरा का पूरा स्तनधारियों से भरा हुआ है, स्तनधारी, तो स्तनधारी गाय भी होती है, तो मान लो कि ये गाय लिख दिया मैंने जी। और दूसरा यहाँ पर चीता कह रहा है, तो चीता भी इसी के अंदर ही आता है, यानी कि दोनों स्तनधारी होते हैं चीता और गाय। तो कुछ इस टाइप का फिगर बनेगा, जो कि ऑप्शन नंबर तीसरे में दे के रखा है, यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा। तो उम्मीद है आप इसे भी समझ गए होंगे। अगला है 1 3 6 24 120 है, तो यहाँ पर क्या आएगा इसको बताना है। तो जरा ध्यान से देखो, यहाँ पर 1 से 2 हो गया, यानी कि हम कह दें कि 1 का गुणा 2 में कर दें तो 2 आ जाएगा। फिर 2 के बाद 6 हो गया दोस्तों, तो यहाँ पर 2 का गुणा अगर हम 3 में कर देते हैं तो 6 आ जाएगा। और 6 के बाद 24 हो गया है, तो यहाँ पर 6 गुणे में 3 किया था, अब की बार 4 कर दो, तो 6 चौक 24। यहाँ से एक बात समझ में आ रही कि हर वो नंबर जो अगला मिल रहा है उसमें से एक बढ़ा के गुणा कर रहे हैं। इसमें से हमने गुणा किया 2 का, फिर 3 का, 4 का और इसमें 5 का। इसके बाद हम करेंगे 6 का गुणा यहाँ पर करेंगे, तो ये हो जाएगा 120 गुणे में 6,
तो 12 छंग 72 हो जाएगा, तो लिखेंगे 720, जो कि ऑप्शन नंबर चौथे में ही दे के रखा गया है, यही करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो देखा किस प्रकार से लॉजिकल क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, तो आप जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ही अच्छे से आप इन क्वेश्चंस को कर पाओगे। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित व्यंजक को सरल कीजिए यानी कि हल कीजिए। तो देखो दोस्तों, सबसे हमें पहले क्या है, जैसे 0.25 भागे ऐसे फिर गुणा और फिर गुणा, तो सबसे पहले हमें सॉल्व करना होता है भाग, गुणा, जोड़ और फिर घटाना सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले भाग को देखो, तो यहाँ पर लिखा गया हमारे पास इतने को सॉल्व करो, तो लिखा है 0.25 डिवाइड करेंगे यानी कि नीचे आ जाएगा 0.0025 आ जाएगा। अब देखो पॉइंट के बाद 2 डिजिट, पॉइंट के बाद यहाँ पर 4 डिजिट, तो यहाँ पर 2 जीरो और लगा दो, पॉइंट से पॉइंट पूरा हट गया, तो 25 से 25 कट जाएगा, कितना आएगा 100। तो इस पूरे को हटाकर हम लिख सकते हैं यहाँ पर 100, तो ये हो जाएगा 100 गुणे में 0.025 हो जाएगा। अब देखो यहाँ पर डबल जीरो है, यहाँ पर पॉइंट के बाद 3 डिजिट है, तो इसका मतलब जो हम इसको सॉल्व करेंगे या ऐसे कर लो, नीचे हटाएंगे तो ये आ जाएगा 003, 2 से 2 कट जाएगा, तो बचेगा हमारे पास क्या 25/10 और गुणे में ये वाला, तो ये लिखेंगे 25 और एक पॉइंट है तो नीचे लगा दो ये, तो 25 25 कितना होता है 625 होता है, तो लिखेंगे 625। अब नीचे 2 जीरो हैं, तो 2 जीरो अगर हम हटाएंगे तो 2 डिजिट के बाद पॉइंट लगाएंगे, हम इधर से काउंट करेंगे 1 2, यहाँ पर लगा दो, तो 6.25 आएगा, जो कि ऑप्शन नंबर पहले में ही दे के रखा गया है। तो यही सही उत्तर है। लीमा की आयु की 4 गुनी है, 4 वर्ष पहले उसके पिता की आयु उसकी तत्कालिक आयु की 6 गुना थी, तो उसके पिता की वर्तमान आयु ज्ञात करिए। तो देखो सबसे पहले मान लेता हूँ कि ये लीमा है और ये लीमा के पिताजी हैं यानी कि फादर हैं। अब लीमा की पिता की जो आयु है, लीमा की आयु की 4 गुनी है। अगर लीमा एक्स की है तो इसके फादर कितने हो जाएंगे 4 गुना यानी कि 4x के हो जाएंगे। और अगला अब कह रहा है 4 वर्ष पहले, तो अगर लीमा एक्स की है तो 4 साल पहले क्या होगा, पीछे जाने के लिए माइनस करते हैं 4 साल, इसलिए -4 और इसका 4x माइनस का 4, ठीक है, ये लिखते हैं हम। अब आगे देखो क्या कह रहा है, उसकी तात्कालिक आयु की 6 गुना थी, बराबर कर दो, लेकिन उसकी आयु का 6 गुना दोस्तों, तो इसका 6 गुना करोगे तो देख लो 6x माइनस 6 चौक 24 बराबर में हो जाएगा यहाँ पर 4x माइनस का 4। तो देखो 6x में से 4x चला गया तो 2x बचेगा और यहाँ पर 24 यानी कि बचेगा 20, तो x की वैल्यू आ जाएगी 20/2 यानी कि 10 आएगी। पूछा गया था हमारे पास पिता की वर्तमान आयु, तो पिता की वर्तमान आयु 4x है, तो x की वैल्यू है 10, तो यहाँ पर क्या लिखोगे 4 × 10 बराबर 40 साल हो जाएगा। तो 40 साल लीमा की वर्तमान आयु है उसके पिताजी की, और ऑप्शन नंबर दिया है इसमें चौथे में ही, जो कि करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा। तो देखो इसमें कठिन नहीं कुछ नहीं, जैसा जैसा बोला जा रहा है बिल्कुल हमें वैसा ही करना है, तो जो जो दिया था वही हमने कर दिया और गुणा करा दिया, बस आंसर आ गया। तो क्वेश्चन को हमें सबसे पहले अच्छे से समझना है कि क्वेश्चन बोल क्या रहा है, कहना क्या चाहता है, उसकी लैंग्वेज क्या है, बस उसी आधार पर हमको करते जाना है और सही उत्तर आ जाएगा। वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 2400 और 1810 को विभाजित करने पर शेष फल क्रमशः 6 और 4 प्राप्त होंगे। तो देखो यहाँ पर 2400 और 1810 को विभाजित करने पर, यानी कि जैसे बड़ी से बड़ी संख्या अगर बोल रहा है तो हमें ऑप्शन में बड़ी से बड़ी संख्या लेना है। तो बड़ी से बड़ी क्या है, हम पहले 46 को चेक करते हैं। तो देखो 2400 लिखा है, अगर हम 46 से इसको भाग दें तो कह रहा है कि 6 बचना चाहिए, तो 6 बचने का मतलब है कि अगर हम इससे पहले ही 6 हटा देंगे तो कुछ भी शेष नहीं बचेगा। चलो 6 हटा देते हैं, तो ये कितना बचेगा 2394 बचेगा, और इसको आप 46 से भाग दे दो, ठीक है। तो देखो अगर 2 से भी काटोगे इसको तो 2 1 कम 2 दूनी 4 2 3 6, यहाँ पर 2 1 कम 2 2 1 कम 2 और यहाँ पर हो जाएगा 2 नाम 18 और 2 सत्ते 14। अब देखो अगर 23 से इसको काटोगे दोस्तों तो 23 से नहीं कटेगा, 23 से कम 23 होता है, और 23 पंचे अगर करोगे तो 115 होता है, तो यहाँ पर 115 मान लो आया, तो 4 शेष बचा तो 4। अब क्या 23 से 47 कटेगा, बिल्कुल भी नहीं कटेगा, तो इसका मतलब ये ऑप्शन तो नहीं होने वाला है हमारा। अगला देखो 44 से चेक करते हैं, तो देखो 2400 लिखा है, 2400 में से 4400 अगर हम भाग देंगे लेकिन शेष 6 बचना चाहिए, तो 6 पहले ही हटा दो, तो ये 2394 बताया था आपको आ जाएगा, और 4400 आप इसको भाग दे दो। तो देखो 44 से भाग देने का मतलब है कि हम 11 से पहले कट करेंगे, तो 11 चौक 44 हो गया, 11 दूनी 22 और यहाँ पर 11 एक कम 11 हो गया, यहाँ पर बचेगा कितना 8,
तो क्या 84 11 से कटेगा? बिल्कुल भी नहीं कटेगा, तो ये भी ऑप्शन हमारा हट गया। अब इसको 42 से काट के देखते हैं तो कुछ शेष नहीं बचना चाहिए, तो 42 से देखो काट लियो, तो चलो इसको 2 से काट लो, 2 एक कम 2, 2 एक कम 2, 2 नम 18, 2 सत्ते 14 और यहाँ पर 2 दूनी और 2 एक कम 21 से कटेगा। अगर फिर भी आपको कठिन लग रहा है तो 7 और 3 से काट दीजिए, तो पूरा टाइम वेस्ट मत करिए, आप 3 से चेक कर लीजिए पहले, तो 3 के लिए आपको सब कुछ जोड़ना है, तो 9 7 16, 16 2 18, तो 18 देखो 3 से कट जा रहा है, इसका मतलब पॉसिबिलिटी है कि हो सकता है 21 से भी कट जाए, तो चलिए चेक करते हैं 21 से, तो 21 पंचे 105 होता है, तो 21 पंचे 105 हो गया, मतलब कितना बच गया? तो ये बच 14, तो ये हो गया 14, फिर यहाँ 7 था 7 हो जाएगा, 21 सत्ते 147 होता है, इसका मतलब पूरा पूरा कट गया, तो हमारा सही उत्तर दोस्तों आ जाएगा 42, जो कि ऑप्शन नंबर तीसरे में देख रखा है करेक्ट है। देखो जब हमें पता चल गया कि तीसरा सही है तो हम चौथे को वेस्ट टाइम अपना वेस्ट नहीं करेंगे, इसको चेक ही नहीं करना, जब हमारा आंसर मिल गया तो बस यहीं से टिक करके आगे बढ़ जाना है। अगला क्वेश्चन है, एक वर्ग का क्षेत्रफल 36 सेंटीमीटर स्क्वायर है, इसकी भुजाओं के मध्य बिंदुओं को जोड़ने से निर्मित वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात करिए। देखो दोस्तों कुछ इस टाइप का यहाँ पर वर्ग दिया होगा, ऐसे ये वर्ग दिया है, अब कह रहा है इसका जो एरिया है वो 36 सेंटीमीटर स्क्वायर है, इसका मतलब होगा कि 6 ये भी रही होगी भुजा, 6 इधर की और 6 इधर, क्योंकि वर्ग की सारी भुजाएं सेम होती हैं और क्षेत्रफल के लिए हम दो भुजाओं को लेकर उनका गुणा करा देते हैं, कोई सी भी दो भुजा, तो 6 गुणे 6 36 आया होगा, इसका मतलब कि 6 6 की सेंटीमीटर की उसकी भुजाएं होगी जो कि वर्ग बन रहा है। अब क्वेश्चन में अगला ट्विस्ट ये कर रहा है कि इसकी भुजाओं के मध्य, मतलब ये भुजा है, जैसे मान लो इसके बीच ये, इस भुजा का ये बीच वाला, इस भुजा का ये मध्य बिंदु और इसका ये, जोड़ने से निर्मित वर्ग का क्षेत्रफल बताना है, तो इनको अगर हम आपस में जोड़ दें, इसको यहाँ पर ये वाला और ये इस प्रकार से, तो एक देखो और वर्ग बने, इसको अगर यहाँ पर जोड़ दोगे थोड़ा सा तो और एक वर्ग बन, ठीक है। अब इस वर्ग का ये वाला जो एरिया देख रहे हैं इसका क्षेत्रफल निकालना है, तो देखो बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना, आप देखो 6 और 6 की भुजाएं रही होंगी सारी, पता है ना आपको, एक फार्मूला होता है दोस्तों, अगर हम इसकी भुजा पता है, इसका डायगोनल अगर पता हो जाए तो काम बन जाएगा। तो ध्यान से देखो इसका विकर्ण जो होगा वो यहाँ से यहाँ तक अगर हम मिला देंगे, विकर्ण टेढ़ा हो गया थोड़ा सा, इसको अगर हम यहाँ से यहाँ तक मिला देंगे तो ये विकर्ण हो जाएगा, और इसकी लंबाई वही होगी जो इसकी लंबाई होगी, तो ये कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। तो अगर हमें क्षेत्रफल निकालना है वर्गता, तो होता है डायगोनल के स्क्वायर अपान में 2, ये एरिया होता है फार्मूला वर्ग का, तो डायगोनल कितना है? 6 है, तो 6 गुणे में 6, क्योंकि स्क्वायर बटे में 2 कर दो, 2 कम 2, 2 3 6, मतलब 6 गुणे में 3, 6 त्रिक 18 सेंटीमीटर आ जाएगा दोस्तों, इसके अंदर वाला एरिया 18 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर इसका चौथा है और यही करेक्ट आंसर हो जाएगा। समझ गए आप? तो सबसे पहला फॉर्मूला है, ये नोट कर लो, जो इंपॉर्टेंट में से आता है ये वाला है कि विकर्ण का स्क्वायर अपान में 2 कर दो, तो ये फार्मूला आप नोट कर लो, सबसे पहले आप नोट कर लो, क्योंकि इंपॉर्टेंट है, अगर आपको आता है तो बहुत अच्छी बात है, आपका रिवीजन भी हो गया। अगला है -4 -3 -1 और 2 6 है, तो यहाँ पर क्या आएगा ये बताना है, तो चलिए देख लेते हैं। तो देखो दोस्तों यहाँ पर हुआ -3 से -4 से -3, इसका मतलब +1 हमने बढ़ा दिया, अब इसके बाद -3 से -1 हो गया, यानी कि हम पहले में +1 जोड़ दिया हमने, मैं प्लस में ऐसे ही लिख देता हूँ, 1 जोड़ दिया, दूसरे वाले में 2 जोड़ दिया, क्योंकि -3 से -1 हुआ ना, तो 2 कम हो गया, तो 2 हमने प्लस का किया होगा। इसके बाद देखो -1 के बाद क्या आता है, जैसे देखो -1, चलो मैं पूरा ही लिख देता हूँ, आपका कंफ्यूजन ही दूर कर देता हूँ। जैसे देखो यहाँ पर एक लाइन है, इसमें से ये मान लो 0, यहाँ पर मैंने लाइन कर दिया ऐसे ऐसे करके, उम्मीद है आप ये समझ जाओगे, ठीक है, ऐसे करके। अब ये हो गया -1 -2 -3 और ये -4 -5, यहाँ पर हो जाएगा 1 2 3 4 और 5, इस प्रकार का हो जाएगा। 5 से ऐसे लिख देता हूँ ऐसे, -4 से -3 हुआ, तो -4 से -3 कम हो गया एक, फिर यहाँ से देखो 3 से -1, तो ये छोड़ के ये गैप हो गया, फिर 2 1 के बाद क्या आया 2, -1 के बाद 2 आया, फिर 2 के बाद 6 आया, यानी कि 4 जोड़ा गया, अब की बार हम 5 जोड़ेंगे, तो 6 प्लस का 5, तो कितना हो जाएगा 11 आएगा, तो 11 यानी कि ऑप्शन नंबर तीसरा सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अरुण कक्षा में 27वें स्थान पर है, विजय अरुण से 7 स्थान आगे है, विजय का स्थान अंतिम से 36वां है, तो कक्षा में कितने छात्र हैं ये बताना है। तो देखो अरुण कक्षा में 27वें स्थान पर है, इसका मतलब 27वें स्थान पर है ये वाला, इधर की तरफ बच्चे बैठे होंगे इस प्रकार से, तो ये 27वां नंबर होगा। अब कह रहा है जो विजय है अरुण से 7 स्थान आगे बैठा है, तो आगे का मतलब क्या है कि ये इधर होगा, तो
आगे का मतलब ये 20वें स्थान पर होगा। अगर हम 1 2 3 4 काउंट करेंगे तो ये 20वां स्थान होगा। तो इधर से तो 20 स्थान पे मिल रहा है और पीछे से विजय का स्थान, क्योंकि हमें एक ही व्यक्ति का निकालना है, आगे से और पीछे का, तब पता चल पाएगा। तो 20 नंबर पे यहाँ से हो गया और पीछे से 36वां नंबर हो गया, तो यहाँ पर लिख दो 36वां, यानी कि आगे से टर्म प्लस पीछे से। ये विजय का दिया है तो हम विजय का ही निकालेंगे। तो कितना हो गया? ये हो गया 56। 56 में से अगर हम एक हटा देंगे तो कितना हो जाएगा? 55। एक क्यों हटाएंगे? क्योंकि जब एक ही व्यक्ति दोस्तों काउंट करते हैं तो इधर से भी काउंट कर जाते हैं और इधर से भी इसको काउंट कर लेते हैं, तो 2 बार ये काउंट हो जाता है, जबकि व्यक्ति एक है। तो इसलिए हम एक हटाते हैं तो आगे प्लस पीछे -1, यानी कि 55 आएगा, जो कि ऑप्शन नंबर चौथे पे दे के रखा गया है और यही करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा। अब देखो इसमें क्वेश्चन और आता है ऊपर नीचे से। ऊपर से उसका स्थान 5वां है, नीचे से उसका स्थान 3रा है, तो टोटल ऐसे करके कुछ पूछा जाता है। तो उसमें यही करना है, दायां प्लस बायां -1, ऊपर से स्थान प्लस नीचे से स्थान -1 करना है हमेशा, ठीक है, याद रखना। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, 200 से 1000 के बीच ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो 7 से पूर्णतः विभाज्य हैं? देखो अगर आप पूरे लिखोगे तो कभी नहीं लिख पाओगे, लेकिन ये क्वेश्चन दोबारा रिपीटेड है, लेकिन इसमें 7 से विभाज्य दिया है और ग्रुप डी में यही क्वेश्चन आया था सेम टू सेम, बस उसमें दिया था यहाँ पर कि डिवाइड है, 11 से डिवाइड बोला था कि 11 से डिवाइड, तो 7 की जगह हम 11 कर दिया था, बाकी सारा क्वेश्चन यही था। तो इसकी ट्रिक समझो। अब सबसे बड़ा नंबर कितना है, चलो छोड़ो वो भी छोड़ो, तो एक है 200 और दूसरा है 1000, यानी बीच की निकालनी है। इन दोनों का अंतर निकाल लो, कितना हो जाएगा? 800। 800 अंतर आया। अब इसी 800 को 7 से विभाजित कर दो, तो कितनी बार जा रहा है पूरा पूरा भाग वो देखो। तो 7 एकम 7, यहाँ पर 7 एकम 7 10 बचेगा, 7 एकम 7 3 बचा, तो हो जाएगा 30 और 7 चौक 28। अब 2 बच रहा है तो आगे पॉइंट वाला नहीं लिखना हमें, पूरा पूरा, तो 114 बार, 114 बार पूरा पूरा गया, तो ऑप्शन नंबर इसका बी वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद है आप इस क्वेश्चन को समझ गए होंगे। दोस्तों आज हमने कवर कर ली यहाँ तक की क्वेश्चंस, और इसके आगे वाले जितने भी मैथ्स और रीजनिंग के क्वेश्चंस होंगे वो कवर करेंगे हम नेक्स्ट पार्ट में, क्योंकि वीडियो थोड़ा लंबी हो जाती है तो प्रॉब्लम होती है एडिटिंग वगैरह में, तो इसलिए हम वीडियो को थोड़ा छोटी रखने की कोशिश करते हैं। और आगे जैसी व्यवस्थाएं अच्छी होती हैं, क्योंकि इतना अच्छा भी इंस्ट्रूमेंट हमारे पास, इतनी अच्छी व्यवस्थाएं नहीं है, जैसी होती है तो हम बड़ी बड़ी वीडियोज़ भी आपको लाएंगे। लेकिन आपका टाइम वेस्ट नहीं होगा, आपको कहीं नहीं जाना है। अगले पार्ट की लिंक इसी वीडियो के नीचे, जिस वीडियो को आप देख रहे हो डिस्क्रिप्शन में देख लेना, लिखा होगा पहले ही अगला पार्ट और उसके आगे लिंक होगी, क्लिक करेंगे तो अगला पार्ट शुरू हो जाएगा। बस आपको इतना सा काम करना है, आगे परेशान नहीं होना है। तो साथियों आज की वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। किसी का कोई सुझाव हो, कुछ कहना चाहते हो या किसी प्रकार का कोई डाउट है तो कमेंट्स कर सकते हैं, आपका रिप्लाई देने की पूरी कोशिश करेंगे। जैसे हज़ारों लोगों ने कमेंट्स करे हैं तो आप सबके रिप्लाई दिए हैं, तो आपका भी रिप्लाई अवश्य मिलेगा। साथ ही दोस्तों अगर आप पूरा का पूरा क्वेश्चन पेपर देखना चाहते हो 1 से लेकर 100 तक के सारे सोल्यूशन, तो हमने प्लेलिस्ट बना दिया है, आप देख लेना, जिस वीडियो में आप ये मिल जाएगा उसी में हमने एनटीपीसी पिछला पेपर के नाम से प्लेलिस्ट बना दिया है, वहां से आप देख सकते हो। और ग्रुप डी का भी ठीक हमने पूरा पेपर करवाया है, कुछ पार्ट्स बचे उनको भी हम करवा रहे हैं, एनटीपीसी जो भी बचे हैं उनको भी करवा लेंगे, लेकिन अभी एनटीपीसी के मैथ्स रीजनिंग ले रहे हैं तो इनकी भी प्लेलिस्ट अलग से मिल जाएगी। दोस्तों हमने चित्रों के माध्यम से भी हम समझाया है, तो एक एक वीडियो की लिंक एनटीपीसी पिछला पेपर और ग्रुप डी का पिछले पेपर की लिंक इसी वीडियो के नीचे मैं एक एक वीडियो की लिंक दे दूंगा, वहां से आप देख सकते हो। या फिर और बेहतरीन तरीके से पढ़ना चाहते हो तो प्लेलिस्ट में आप एक बार हमारे चैनल के विजिट कर लो, वहाँ पर अलग अलग टाइप की प्लेलिस्ट मिल जाएंगी। साथ ही जो भी पेपर हो रहे हैं रेलवे के, हम उनका रिव्यू लेते हैं एग्जाम सेंटर पे जाकर के, तो अगर आप उस वीडियोस को देखना चाहते हो एग्जाम रिव्यू के नाम से, तो अलग से प्लेलिस्ट बना दिया है, वहां से आप देख सकते हो। या फिर इसी वीडियो के नीचे मैं एक वीडियो की लिंक दे दूंगा एग्जाम रिव्यू वाले, तो वहां से भी आप आसानी से देख सकते हो। तो उम्मीद है दोस्तों आज की वीडियो पसंद आई होगी, कैसी लगी जरूर बताना, और चैनल पसंद आया हो, कुछ सीखने को मिला हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन भी दबा लीजिए, ताकि अगली वीडियो जब भी आए तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए, जिससे आप सबसे पहले वीडियोस को देख पाएं और अपनी तैयारी को बूस्ट कर पाएं और 2025 की इस वैकेंसी में एक सीट अपनी पक्की कर पाएं। तो उम्मीद है आप डेडिकेशन के साथ पढ़ रहे होंगे, और अगली वीडियो में फिर मुलाकात करते हैं। अपना ख्याल रखिए, टेक केयर, बाय बाय।